नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं पहले और सुनाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन अमित आज, क्योंकि आपके भी बहुत सारे सवाल लॉकडाउन को लेकर, मेरे भी और देशवासियों के भी, वो भी जो उनके जवाब अध्यक्ष मायावती क्या कुछ कह रही हैं वो देख लेते हैं। हीन व जातिवादी मानसिकता पूरे तौर से नहीं बदली है और ये बात मैं बड़े दुख के साथ आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही अपने देश में कोरोना वायरस की ये महामारी फैलनी शुरू हुई और केंद्र सरकार ने इसको फैलने से रोकने के लिए पूरे देश की जनता को अपने घरों में ही रहने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, तो तब दिल्ली सहित अन्य और राज्यों में भी, विशेषकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान आदि इन राज्यों से वहाँ अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए गए इन वर्गों के लोगों ने अपने मालिकों की व वहाँ राज्य सरकारों की भी इनके प्रति उपेक्षा को देखते हुए तब फिर इन्होंने मजबूरी में अधिकांश वहाँ से पलायन करके अपने अपने इन मूल राज्यों में वापस आना शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये पलायन करने वाले लगभग 90% लोग अधिकांश दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के ही थे और लगभग 10% बाकी अन्य समाज में से गरीब लोग थे। और जिन जिन राज्यों से ये लोग पलायन करके अपने अपने मूल राज्यों में वापस जा रहे थे, तो उन्हें उन छोड़ने वाले राज्यों की सरकारों ने इनके प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए ऐसे खराब हालातों में भी इनको अपने मूल राज्यों में जाने से नहीं रोका और ना ही वहाँ उनके पलायन करने से पहले भी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई, जिसके कारण फिर इन पलायन करने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो किसी से छिपा नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इनको भेजने के लिए वहाँ की सरकारों ने कोई उचित व्यवस्था तक भी नहीं की थी। और ऐसी स्थिति में जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने अपने मूल राज्यों के लिए पैदल ही निकल पड़े, तो तब फिर उन राज्यों की सरकारों को इनसे कोरोना के वायरस फैलने की चिंता सताई। तब फिर इसके बाद इनको मजबूरी में तो उन्हें कुछ ट्रकों व बसों आदि के जरिए उनके स्थानों पर भिजवाना पड़ा, जहां इनसे इस बीमारी के फैलने के डर से उनको अभी तक भी अधिकांश अलग ही रखा हुआ, उनके घरों में नहीं भेजा गया है। इस प्रकार से अपने इन लोगों की आए दिन हो रही ऐसी दयनीय हालत को देखते हुए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के खास मौके पर अपने ऐसे सभी दुखी व पीड़ित लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यदि इन लोगों ने स्वाभिमान के साथ खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाबा साहब की बात मानी होती, साथ ही ये लोग जातिवादी व पूंजीवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए होते, तो आज हमें पूरे देश में इस फैली महामारी के दौरान इनकी ऐसी खराब व दयनीय दुर्दशा देखने के लिए नहीं मिलती। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अपने इन वर्गों के लोगों को स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि मैंने काफ़ी कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को अर्थात दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने व खुद के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, जिसमें वोट देने का खास अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को संगठित होकर वे अपना एक अलग से राजनीतिक प्लेटफार्म बनाकर इन्हें फिर खासकर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी, जिसकी तरफ अभी तक भी इन वर्गों के लोगों का बराबर ध्यान नहीं जा रहा है, जो एक काफ़ी चिंता की भी बात है।
और फिर ये स्वाभाविक है कि ऐसे में इनकी हमेशा यही दुर्दशा बनी रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में देश में लॉकडाउन लगने के बाद इनकी हमें काफ़ी दुर्दशा देखने के लिए मिली है। और इस मामले में वैसे इनको देश की राजधानी दिल्ली से भी काफ़ी कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। जहाँ भी हाल ही में विधानसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आम आदमी पार्टी ने इन्हें किस्म किस्म के प्रलोभन देकर इनका वोट तो ले लिया और अपनी फिर से यहाँ सरकार भी बना ली। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस जातिवादी व गरीब विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनकी इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने की बजाय बल्कि इनको पर्दे के पीछे से खुद आनंद विहार बस अड्डे पर भिजवा के इन्हें इनके मूल राज्यों में जाने के लिए मजबूर और कर दिया। लगभग ये स्थिति हमें इन लोगों के अन्य और राज्यों में भी देखने के लिए मिली है। किंतु इससे अब इन वर्गों के लोगों को बहुत कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है और अब वास्तव में इन्हें अपने अपने खुद के मूल राज्यों में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन्हें वहाँ इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि अपनी खुद की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनानी होगी। इसके साथ ही इन्हें फिर आगे चलकर केंद्र में भी अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी ताकि फिर इनको आगे कभी भी ऐसे अपमानजनक व दुर्दशा वाली स्थिति ना झेलनी पड़े। और अब इसके लिए इनको मेरी यही खास सलाह है कि सबसे पहले इन सभी वर्गों के लोगों को अपनी इस पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जुड़ना है तथा हर प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत भी बनाना है। जो ये पार्टी बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से लगी है। हालांकि इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आए दिन यहाँ विरोधी पार्टियाँ साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे भी इन सभी वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो विरोधी पार्टियां पर्दे के पीछे से हमारे लोगों में से ही कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वह उनके जरिए अनेकों संगठन में पार्टियां आदि भी बनवा के उनके वोटों को बांटने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये लोग कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सके और हमेशा इनके गुलाम व लाचार ही बने रहें। जबकि इस मामले में यह खास ध्यान देने की बात यह है कि बाबा साहब ने इन वर्गों के हितों के लिए कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचा है और अपने बड़े से बड़े ओहदे तक को भी इन्होंने कुर्बान कर दिया है। और इस बात के अनेकों सबूत हैं जिनसे प्रेरणा लेकर इनके अनुयायियों को अपनी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और इन्हें सत्ता तक पहुंचकर फिर अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही करना है। अर्थात इसके लिए इनको दूसरों से मांगने वाला नहीं बल्कि खुद देने वाला समाज ही बनना है। और ये बाबा साहब का अपने लोगों के लिए मूल मंत्र भी था। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों, गरीबों तथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि सभी समुदायों में से जो लोग अभी तक भी इधर उधर भटके हुए हैं तो वे लोग बाबा साहब के इस मूल मंत्र पर अमल करते हुए अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पार्टी को ही अर्थात बीएसपी को ही सभी स्तर की सत्ता में जरूर लाएंगे। और यही इनकी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर इनके प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुणे बाबा साहब की जयंती के मौके पर भी अपनी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों व सामर्थ्यवान लोगों से भी ये अपील करती हूँ कि वे इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस की मार झेल रहे ज़रूरतमंद लोगों की बराबर मदद करते रहें। हालांकि अभी तक अच्छी बात ये रही है कि इस मामले में ये लोग शुरू से ही मेरी हर अपील पर इनकी हर संभव पूरी मदद करते रहे हैं और इसी प्रकार ये लोग ज़रूरतमंद लोगों की आगे भी ज़रूर मदद करते रहेंगे जब तक ये बीमारी
पूरे देश से यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, ऐसी मैं उनसे अपील भी करती हूँ। इसके साथ साथ इस महामारी से बचने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी समय समय पर जो भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और संभव है कि अभी आगे और भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, तो उन पर भी हमारी पार्टी के लोग जरूर अमल करेंगे। इसके साथ ही हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से देश में जारी लॉकडाउन की हर स्तर पर गहन समीक्षा करके व व्यापक जनहित का भी पूरा ध्यान रखकर यदि केंद्र सरकार कुछ शर्तों के साथ भी इसे और आगे बढ़ाने का कोई आज फैसला लेती है तो बीएसपी इसका समर्थन व पूरा स्वागत भी करेगी। लेकिन यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि ऐसे समय में केंद्र सरकार को खासकर देश के गरीबों, कमज़ोर तबकों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों आदि के हितों का तथा इनकी पूरी मदद का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इस मामले में खासकर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादातर लोगों की ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि जिनके पास कोई राशन कार्ड आदि नहीं है तो उन्हें अभी तक भी राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इसका जल्दी ही कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुन रहे थे आप, जो कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही थी। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका हम सभी कार्यकर्ता भी स्वागत कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और यही संदेश हम दूसरों को भी दे रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की आवाज के साथ ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को है। मैं आज उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठी, दलितों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में इसके माध्यम से मदद मिली। मैं इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी पावन जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब का योगदान और उनकी भूमिका के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हम सबको बाबा साहब के कार्य, उनके संघर्ष तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए उनके कार्यों से प्रेरणा भी मिलती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार करने में बाबा साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि इस महामारी के दौर में शारीरिक दूरी की मर्यादा में रहकर समाज के उस तबके को मदद पहुंचाए जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कष्ट में है। आज अगर हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन इस परिस्थिति में पैदा हुई जरूरतों को अनुरूप करते हैं तो यह बाबा साहब के प्रति हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए मैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करता हूं कि हम उनके जीवन को अपने जीवन में आदर्श मान करके कार्य में जुटे और सदा समाज में
समानता लाने के लिए और समतापूर्वक समाज बनाने के लिए और साथ में सबको साथ लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध रहें। तो अंबेडकर जयंती के मौके पर जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे हैं कि हर किसी को एक साथ एकजुट होकर मुश्किल की इस घड़ी में काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर से आज देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर देश किसी और रणनीति के तहत कोरोना की जंग को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए थे। तो आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 45 मिनट बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और साफ हो जाएगा कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खुलेगा या कोई नई रणनीति के तहत देश इस वक्त महामारी की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद ये सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी के बीच देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, साथ ही कोरोना फाइटर्स की तारीफ की। कहा, हम इस मुश्किल समय में आपके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मेडिकल टीमों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की। भरोसा दिया है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देशवासियों की मदद के लिए तैयार है। आप किसी भी मदद या जरूरत के लिए राज्यों या हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। इस मुश्किल समय में आपके परिवारजनों, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। जोखिम होने के बावजूद भी आपके सहयोग और समर्थन से ही आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। इनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप सभी योद्धाओं की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो फिर से देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ने जा रहा है। इसके संकेत बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्यों ने इस पर फैसला ले लिया है। लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई फैसला इस पर नहीं लिया है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये तारीख कौन भूलेगा। इस तारीख ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड अब अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों ने लोगों के संयम को और बढ़ा दिया है। देश के लोग सांसों को थामकर घरों की चार दीवारी में कैद होकर दिन गिन रहे हैं। देश एक बार फिर से प्रधान सेवक का इंतजार कर रहा है। लोगों की जहन में अब भी वो दिन, वो तारीख गूंज रही होगी। सवाल मन में होगा, क्या फिर एक बार प्रधान सेवक की गूंज वैसी ही सुनाई देगी जैसी 21 दिन पहले सुनाई दी थी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसा होने की पूरी संभावना है। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है और बीजेपी शासित राज्यों को प्रधान सेवक के फैसले का इंतजार है। सूबे के मुखिया कह चुके हैं कि जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा ही प्रदेश सरकार करेगी। यानी केंद्र अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाता है तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के फैसले को ही आगे बढ़ाएगी। हमें जनता कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जान है तो जहान है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड और वहां पे उपयोग में लाया है, कहा उन्होंने जान भी और जहान भी। हम लोगों की जान को भी बचाएं
कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। तो इंतजार अब बहुत लंबा नहीं है, कुछ ही देर का फासला बचा है। आगे क्या होगा बहुत जल्द साफ होने वाला है, क्योंकि प्रधान सेवक ने देश को समय दे दिया है। कुछ ही देर में देश के सामने पीएम मोदी होंगे और वो तस्वीर साफ होगी जिस तस्वीर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सबको इंतजार है, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर किसको छूट मिलेगी? कौन लॉकडाउन में रहेगा या फिर राज्यों के हाथ में कमान सौंप दी जाएगी ताकि वो तय कर पाएं कि आगे कैसे इस कोरोना संकट काल से लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर अमित, बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जान और जहान दोनों का बैलेंस बनाना है, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में है वहां पर जरा सी लापरवाही भारी हो सकती है। बिल्कुल यही बात खुद पीएम भी कह रहे हैं और सीएम भी कह रहे हैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि मुश्किल की इस घड़ी में थोड़ा सा संयम बरतना है, थोड़ा सा सहयोग करना है और इस जंग को हम जरूर जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि आज लॉकडाउन बढ़ेगा या कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को खोला जाएगा। आपसे थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन है। कुछ देरी में जो है चीजें साफ हो जाएंगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर अरुण पांडे जी, सीनियर कंसल्टेंट कलावती अस्पताल, गोपाल कृष्ण जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश रॉय जी पूर्व IPS, अशोक बिंदलास जी डायरेक्टर CII। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जान और जहान के बीच का बैलेंस कैसे बना के आगे बढ़ा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।